हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और स्पेस शटल्स, ये सब एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की ऐसी मिसालें हैं जो पिछली एक सदी की पैदावार हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस बात के सबूत मिले हैं कि हज़ारों साल पहले ज़मीन पर ये पेचीदा टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन माहिरीन को इस बात के कई सबूत मिले। जिस मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी को 20वीं सदी के इंतहाई ज़हीन दिमागों ने कई बरसों की मेहनत के बाद इंतहाई जदीद लैब्स में तैयार किया था, उनसे ज़माना कदीम का इंसान कैसे आगाह हो सकता है? बहुत से माहिरीन और स्कॉलर्स ने मिलकर एक थ्योरी डेवलप की है जिसे हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक माहिरीन का ये मानना है कि मावराए ज़मीन एक मखलूक ने इंसानों को मुख्तलिफ गुज़िश्ता अदवार में विज़िट किया है। अपने इस विज़िट के दौरान उस मखलूक ने इंसानों को साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और दीगर अलूम इम्पार्ट किए। इन्हीं इम्पार्ट किए गए अलूम की बुनियाद पर इंसान ने अपनी फितरी रफ्तार से कई गुना तेज़ तरक्की की, जिसके समरात हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ये मानना सिर्फ चंद एक माहिरीन का ही नहीं है, बल्कि दुनिया में लाखों और लोग भी ये यकीन रखते हैं कि माजी में एलियन ज़मीन को विजिट करते रहे हैं। क्या माहिरीन और आम लोगों का ये मानना महज तुक्कों और तखमीनों पर मबनी है, या इस बिलीफ का कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? मिस्र में कायरो से 20 मील जनूब में सकारा का शहर वाक़ है। ये शहर दो खसूसियात की बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहली, यहाँ पर किंग जोसर का अहराम है। ये अहराम 4000 साल कदीम है। दूसरी, सकारा में मिस्र का कदीम तरीन कब्रिस्तान भी मौजूद है। इसी बिना पर इसे सिटी ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। इसी शहर में 1891 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मकबरे की खुदाई की, जिसमें उन्हें 3री सदी कबले मसीह के एक रोमन ऑफिशियल पादी ईमन की तदफीन की बाकियात मिली। उन्हें दरियाफ्त होने वाले आइटम्स में एक लकड़ी का परिंदेनुमा मॉडल भी मौजूद था। उसके साथ एक पपायरस का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था आई वॉन्ट टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। इस नमूने को बाद में काहिरा म्यूजियम भेजा गया, जहां हुक्काम ने इसे परिंदों के दीगर मुजस्मों के साथ रख दिया। मॉडल कई दहाइयों तक माहिरीन की तवज्जो से ओझल रहा, लेकिन 1969 में जब माहिर मिस्रियात डॉक्टर खलील मसीहा परिंदों के मुजस्मों की इस कलेक्शन की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये मॉडल बाकी मुजस्मों और परिंदों से कदरे मुख्तलिफ है। एक बात तो वाज़ेह है कि सकारा बर्ड का जो मॉडल है ये दिखने में आम परिंदों जैसा ही है। इसके भी वैसे ही पर हैं, नाक है, चोंच है, आंखें हैं, और कोई भी पहली नज़र में देखकर ये कह सकता है कि ये आम परिंदे का मॉडल है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसे साइंटिफिक मालूमात भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन जो कुदरती तौर पर परिंदे होते हैं, उनके परों का जो डिज़ाइन होता है वो सेंटर से मोटा और किनारों से पतला नहीं होता, बल्कि वो एक ही साइज़ के मुताबिक पर होते हैं। सकारा बर्ड का जो मॉडल दरियाफ्त किया गया, इसके सेंटर से इसके जो पर थे वो काफ़ी हद तक मोटे थे, और जैसे जैसे वो अपने किनारों की जाने बढ़ रहे थे उनका साइज़ पतला होता जा रहा था। इसके अलावा एक और ख़ास बात, जो कुदरती तौर पर परिंदे होते हैं वो नेचुरली स्टेबल होते हैं, उनको रडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लाई करने के लिए। लेकिन जो सकारा बर्ड था, इसको फ्लाई करने के लिए एक रडर लगा हुआ था, जो कि नेचर में पाए जाने वाले किसी परिंदे से मुमासलत नहीं रखता। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि सकारा बर्ड कोई आम परिंदे का मॉडल नहीं था, बल्कि एक हाईली डेवलप्ड एरोडायनामिक मॉडल था किसी भी एयरक्राफ्ट का। क्या सिर्फ इस वजह से कि सकारा मॉडल के पर और रडर किसी एयरक्राफ्ट जैसे हैं, हम ये मान लें कि कदीम मिस्री उड़ने की टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म रखते थे? बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कहानी मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। सन 2006 में मशहूर एविएशन एक्सपर्ट साइमन सैंडरसन ने सकारा बर्ड पर कुछ तजुर्बात किए। उनका मकसद ये जानना था कि आया कि सकारा बर्ड उड़ने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सकारा बर्ड का 5 गुना बड़ा मॉडल तैयार किया। उस पर किए गए तजुर्बात की रोशनी में साइमन सैंडरसन ने इस बात को प्रूव किया कि सकारा बर्ड वाकई ही उड़ान की सलाहियत रखता है, और ये इंतहाई डेवलप्ड
گلائڈر ہے۔ گلائڈرز ایسے جہاز ہوتے ہیں جنہیں اڑنے کے لیے انجن کی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی ہیں، اور ان ماڈلز کو آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر ماڈل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سکارا ماڈل یقینی طور پر پرواز کے قابل ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ پرندے نما اس گلائڈر ماڈل کو لانچ کیسے کیا جاتا ہوگا۔ دیکھیں، آج کل تو گلائڈرز کو لانچ کرنے کے لیے ٹو پلینز کا سہارا لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک خراب گاڑی کو ایک ٹھیک گاڑی باندھ کر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، اسی طرح ٹو پلینز بھی نارمل جہاز ہوتے ہیں جو گلائڈرز کو اپنے پیچھے باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹو پلینز گلائڈر کو لے جا کر ایک خاص بلندی پر چھوڑ دیتے ہیں، جہاں سے وہ گلائڈر اس کے بعد خود بخود ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ کیا قدیم مصری بھی اس پرندے نما گلائڈر کو لانچ کرنے کے لیے ٹو پلینز کا ہی سہارا لیتے تھے؟ قدیم مصری علوم، ثقافت اور تاریخ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ان گلائڈرز کو لانچ کرنے کے لیے قدیم مصریوں نے کیٹاپلٹس یعنی منجنیقوں کا سہارا لیا ہوگا۔ اگر سکارا ماڈل اڑنے کے قابل ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں نے ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہوگی، کیونکہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے مطابق ہمارے قدیمی آباء و اجداد اس قسم کی کسی بھی ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں تھے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آ کر ماہرین یہ ماننے لگتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایلین زمین پر آیا کرتے تھے۔ سکارا ماڈل اگر قدیم زمانوں میں کسی فلائنگ مشین کی اکلوتی مثال ہوتی تو اسے اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسی کئی اور مثالیں بھی موجود ہیں جو اس تصور کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک قابل توجہ مثال کولمبیا میں ملتی ہے۔ کولمبیا مصر سے 7000 میل دور واقع ہے۔ یہیں پر دریائے میگدلینا کے کنارے 1500 سال پرانی پری کولمبین سیولائزیشن ٹولیما کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ انہی دریافت ہونے والے آثاروں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے 3 انچ کے سینکڑوں مجسمے بھی ملے ہیں۔ ان عام سے نظر آنے والے مجسموں میں سے زیادہ تر کی تعداد عام کیڑے مکوڑوں اور مچھلیوں جیسی ہے، لیکن درجن بھر کے قریب ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کی شکل جدید جنگی جہازوں جیسی ہے۔ یہ ٹرائی اینگولر شیپ کے تھے، ان میں سیدھی ٹیل فن، سٹیبلائزر اور فیوسیلاج تھے۔ قدرتی طور پر پائی جانے والی کسی چیز کے ساتھ ان کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ کیا یہ سونے کی چیزیں واقعی اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہیں کہ زمین کو ایلینز نے وزٹ کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دریافت ہونے والے نمونے پرندوں کی مماثلت رکھتے ہیں تو نیچر میں ایک بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کے پر اس کی جسم کے نچلے حصے پر پائے جاتے ہوں، اور اگر اس پاسبلٹی کو اگنور کر دیا جائے کہ یہ پرندہ ہے تو پیچھے ایک ہی پاسبل ایکسپلینیشن بچتی ہے کہ یہ اصل میں ہوائی جہاز کے ماڈلز ہیں۔ 1997 میں جرمن ایوییشن ایکسپرٹس ایلگنڈ این بوم اور پیٹر بیلٹنگ نے اپنے بہت سارے ساتھیوں سے مل کر گولڈ فلائر کی کئی گنا بڑی نقل تیار کی، جس میں لینڈنگ گیئر اور ورکنگ انجن بھی تھا۔ اس تجربے کا مقصد گولڈ فلائر کی فلائنگ کیپابلٹی کو جانچنا تھا۔ یہ ماڈل اس قدر جامع تھا کہ ماہرین کو اس میں نہ تو 1 انچ شامل کرنا پڑا اور نہ ہی کوئی انچ ہٹانا پڑا۔ یہ سب کام 2000 سال قبل کولمبین سر انجام دے چکے تھے۔ ماہرین نے اس ماڈل میں صرف ایک انجن لگایا، اس کا سائز بڑا کیا اور اس ماڈل کو اڑایا، اور حیرانگی کی بات یہ ماڈل اڑا۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ 2000 سال قبل کی ایک کولمبین سیولائزیشن ایروڈائنامکس کے ان ایڈوانس اصولوں سے کیسے واقف تھی۔ مکمل ہونے کے بعد ریموٹ کنٹرول والے اس فلائر کو جب رن وے پر اتارا گیا تو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اڑان بھر لی۔ یہ حیرت انگیز ہے، ناقابل یقین ہے کہ میوزیم میں بیٹھی ہوئی چھوٹی سی یہ چیز ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس زمین کے 2 مختلف کونوں سے 2 مختلف مثالیں موجود ہیں جو کہ ایروڈائنامکلی ساؤنڈ اور ایوییشن ایکسپرٹس کے تمام تجربات پر پورا اترتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، that doesn't make any sense۔
अगर ये सब सही है तो फिर ज़माने कदीम के लोगों ने यकीनन इन जहाज़ों को उड़ते हुए भी देखा होगा और तारीख की किसी किताब में इसका कोई हवाला या सबूत भी मौजूद होगा। इन सवालों का जवाब कदीम दस्तावेज़ात में मिल सकता है, जिनमें हवाई जहाज़ों से मुतल्लिक कई सुराग मौजूद हैं। ऐसी कदीम दस्तावेज़ात में संस्कृत की ऐसी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं जो 6000 साल कबले मसीह से मौजूद हैं। संस्कृत की इन दस्तावेज़ात में विमान नाम की एक उड़ने वाली मशीन को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। कदीम संस्कृत की तहरीरों में एक उड़ने वाली ख़ास मशीन विमान का जिक्र कसरत से मिलता है। रामायण बताती है कि रावण के पास भी एक विमान था। 20वीं सदी के आखिर में संस्कृत में एक किताब लिखी गई जिसका बाद में अंग्रेज़ी तर्जमा किया गया, जिसका नाम था विमाने का शास्त्र, यानी कि साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इस किताब के अंदर विमानों की बारे में बहुत डिटेल्स में बात की गई। उन मेटल्स का जिक्र किया गया जिनसे विमान बनाए जाते थे, उन यूनिफॉर्म्स का, उन स्पेशल डाइट पिल्स का जिक्र किया गया जो पायलट्स पहनते थे और खाया करते थे, उन हथियारों का जिक्र किया गया जो विमानों में रखे जाते थे। इसके साथ साथ इन विमानों के बारे में बताया गया जिनको जहन से कंट्रोल किया जाता था। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मॉडर्न मिलिट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं। अगर विमान तर्ज के हवाई जहाज मौजूद थे तो फिर उन्हें टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवेज भी चाहिए हुए होंगे। तो क्या ये साबित किया जा सकता है कि कोलंबस से हजारों साल पहले दुनिया भर में एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मौजूद था? जिस तरह आजकल हवाई जहाज़ों के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर हवाई अड्डे मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह विमानों के लिए भी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हवाई अड्डे मौजूद हुआ करते थे। और ये तमाम हवाई अड्डे दुनिया के मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक मकामात पर मौजूद थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक पेरू में मौजूद नाज़का का मैदान, जिसमें मीलों दूर तक फैली हुई पुरस्रार लाइनों का एक जाल है, जो कि किसी कदीम एयर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का सबूत हो सकता है। इसके अलावा मेक्सिको में मोंटी अल्बान नाम की एक आसार कदीमा की साइट मौजूद है, जहां पर एक ऐसा पहाड़ भी है जिसकी अपरली सतह कटी हुई और मुकम्मल तौर पर फ्लैट है। माहिरीन का यह मानना है कि यह भी किसी तरह के विमानों का हवाई अड्डा हो सकता है। कदीम अफ्रीका और मशरिक़े वुस्ता में भी हवाई सफ़र के अफसाने पाए जाते हैं। दूसरी सदी ईस्वी से कुछ अरसा पहले लिखी गई इथोपिया की एक मुकद्दस किताब कैब्रा नागास्ट के मुताबिक शीबा की मलिका को एक दफ़ा इसराइल के बादशाह हजरत सुलेमान ने उड़ने वाले कालीन का तोहफा दिया था। कैब्रा नागास्ट एक ऐसी कदीम किताब है जिसके बारे में शायद कभी आपने नहीं सुना होगा। कैब्रा नागास्ट का मतलब है बादशाहों की किताब। ये इथोपिया की सबसे मुकद्दस किताब है। इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है कि उनके पास एक ऐसी उड़ने वाली मशीन तक एक्सेस हासिल थी जिस पर बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दुनिया के इस हिस्से में फ्लाइंग कारपेट यानी उड़ने वाले कालीन की इस्तिलाह बहुत वास्टली इस्तेमाल की जाती रही है। अब सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आया इस उड़ने वाले कालीन से मुराद वाकई ही में कोई फ्लाइंग कारपेट था या फिर इससे किसी किस्म की उड़ने वाली मशीन को जाहिर किया जाता था। उड़ने वाले कालीन की इस्तिलाह सिर्फ इथोपिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर इलाकों की मकामी कहानियों में इस्तेमाल की जाती रही है। यकीनन आपने भी बचपन में ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी। मशरिक़े वुस्ता में ऐसी कई रवायात मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि बादशाह हजरत सुलेमान के पास एक हवाई जहाज या उड़न खटोला था जिस पर वो मुख्तलिफ मकामात पर परवाज किया करते थे। इन इलाकों में कुछ पहाड़ अब भी सालोमन माउंटेन यानी सुलेमान के पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है कि ये जगह विमानों के लिए लैंडिंग साइट्स या उनके हवाई अड्डे हों। निकोलस रोरक, जो कि मशहूर अमरीकी रूसी एक्सप्लोरर थे, उन्होंने 1920 में तिब्बत और वस्ती एशियाई ममालिक का सफ़र किया। अपने इस सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात मुख्तलिफ तिब्बती लोकल बाशिंदों से हुई, जिनके बारे में उनका यह दावा है कि तिब्बती बाशिंदे ये मानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उसी उड़ने वाले कालीन या उड़न खटोले पर बैठकर तिब्बत के इलाकों में आए थे।
اگرچہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایلینز فی الواقع موجود ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی حتمی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیوں موجود نہیں ہو سکتے۔ اینشنٹ آرکیولوجیکل سائٹ سے ایسے ماڈلز اور مجسموں کا ملنا جن کا ڈیزائن ماڈرن ایئر کرافٹ سے ملتا ہے، پھر قدیم تحریروں میں ایسی اڑنے والی مشینوں کا ذکر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی سائٹس کی موجودگی جو کسی ایئر کرافٹ لینڈنگ ایریا سے ملتی ہیں، یہ سب ایسی انوملیز ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس امکان کو یکسر رد کر دینا کہ ایلینز نے کبھی زمین پر انسانوں کو وزٹ کیا ہے، صرف ایک بے وقوفی اور ہٹ دھرمی ہے۔